Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Starting with the name of Almighty Allah, most beneficent, most merciful. लेक्चर का आगाज़ करते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ के साथ। रब्बे ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ रिगार्डिंग म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होती है? आप लोगों के पास क्रोमोसोम और फिर डीएनए, ये बहुत डिटेल से पढ़ लिया आप लोगों ने, वो प्रेजेंट है। आप लोगों के पास जो डीएनए आपके पेरेंट्स के पास पहुंचा, आपके पेरेंट्स से पहुंचा, उसके अंदर चेंज आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पेरेंट्स से ऑब्टेन होने वाला डीएनए भी बिल्कुल सही हो, मुमकिन है उसके अंदर भी कोई ख़राबी हो। तो सवाल ये है कि अगर हमारा डीएनए भी ख़राब हो सकता है और पेरेंटल डीएनए भी ख़राब हो सकता है, तो फिर हम उस डीएनए को कंपेयर किससे करेंगे? तो आंसर है एक ख़ास जीन से, जिसे हम बोलते हैं वाइल्ड जीन और नॉर्मल जीन। तो अगर आपके किसी नॉर्मल जीन के अंदर कोई ना कोई चेंज पाई जाती है, इट मे बी साइलेंट और इट मे बी क्वाइट विजिबल, तो उस पर्टिकुलर चेंज को हम नाम देते हैं म्यूटेशन। तो आगे लिखते हैं डेफिनेशन ऑफ म्यूटेशन। A tiny change in the normal means wild gene or DNA is called as mutation. इसका मतलब ये होगा कि पेरेंटल डीएनए हमारे लिए स्टैंडर्ड नहीं है, हमारे लिए स्टैंडर्ड है एक नॉर्मल डीएनए। जब तक हमारा डीएनए बिल्कुल कुदरत के बनाए हुए वाइल्ड डीएनए से मैच करता है, तो इसका मतलब है कि इट इज अ स्टैंडर्ड डीएनए। लेकिन अगर उसमें कोई चेंज आएगी तो हम उससे बोलेंगे कि नाउ दिस पर्टिकुलर डीएनए हैज अंडरगॉन नथिंग अदर देन म्यूटेशन। म्यूटेशन के डिफरेंट साइजेस हो सकते हैं। म्यूटेशन ऐसी हो सकती है कि जिसे हम पिन पॉइंट कर सकते हो, तो दैट वेरी म्यूटेशन इज कॉल्ड एज पॉइंट म्यूटेशन। आप लोग इसको फाइंड करने के लिए अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी यूज करोगे तो भी ये म्यूटेशन नजर नहीं आएगी। इसके लिए डेफिनेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स एक्सप्रेशन। अगर एक्सप्रेशन खराब आ रहा है, मीन्स उससे बनने वाली प्रोटीन खराब आ रही है, तो जाहिर है यहाँ पे डीएनए म्यूटेट कर गया है। और अगर हम उसकी जीन सीक्वेंसिंग कर लें और वहाँ पे आने वाले एक या दो या तीन न्यूक्लियोटाइड्स को आइडेंटिफाई कर लें, तो ये वाली म्यूटेशन कहलाएगी पॉइंट म्यूटेशन। बट रिमेंबर, इट इज़ नॉट विजिबल म्यूटेशन। लेकिन दूसरी म्यूटेशन क्या हो सकती है कि जो विजिबल हो, जो क्रोमोसोमल लेवल के ऊपर आती है। इसका मतलब ये है कि अब ये एक बहुत मेगा चेंज है, एक बहुत बड़ी चेंज है, और इस बड़ी सी चेंज को आप फील कर सकते हो ईदर इन द अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम और इन द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यानी कि हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन को भी फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे और इन सारी बातों को हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमें ये देखना है हमारे स्टूडेंट्स कि इन पर्टिकुलर म्यूटेशंस की कॉज क्या है। जैसे हमने बोला कि हमारा डीएनए मार्वल ऑफ गॉड है और ये बहुत अच्छे तरीके से पैक किया गया है, बहुत अच्छे तरीके से इसको प्रिजर्व किया गया है। इसके बहुत ज़्यादा रिपेयर मैकेनिज्म हमारी बॉडी में मौजूद हैं, राइट। लेकिन फिर भी हमारा डीएनए स्टेबल नहीं है। इस पर्टिकुलर डीएनए में चेंजेस आती रहती हैं और शायद ये कुदरत के बनाए हुए उस पर्टिकुलर निज़ाम का एक हिस्सा है, जिसकी वजह से शायद हम दुनिया से चले भी जाते हैं और इसी वजह से नए लोग वजूद भी, नए वेरिएशन वजूद में भी आती हैं। वो चीज़ें जो हमारे डीएनए को अफेक्ट कर रही हैं वो हो सकती हैं रेडिएशंस। कौन सी रेडिएशंस हो सकती हैं, कितनी टाइप के डिटेल से पढ़ेंगे। वी हैव गॉट डिफरेंट वायरसेस जो कॉन्स्टेंटली हमारे डीएनए को, हमारे आरएनए को अटैक करते रहते हैं, और जहाँ कहीं मौका मिलता है वो अपने डीएनए या आरएनए को हमारी बॉडी का पार्ट बना देते हैं या फिर हमारे डीएनए को अफेक्ट करते हैं।
इसके अलावा एक और म्यूटाजेन और कॉजेटिव एजेंट है दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपोसन। ट्रांसपोसन का मतलब कोई ऐसे पार्ट्स और जीन्स हो सकते हैं जो अपनी पोजीशन को बदलते रहते हैं। ट्रांसपोसन मींस ट्रांसपोजिशन। ट्रांस का मतलब है बदलना और पोसन का मतलब है पोजीशन। तो वो डीएनए, वो वाले हमारे जीन्स जो अपनी पोजीशन को जंप करते रहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द व्हाट जंपिंग जीन्स। तो ये वाले जीन्स, उनकी पोजीशन किसी खास एनवायरनमेंट में किसी खास जीन के साथ कोई और होगी, और जब वो कहीं दूसरी जगह पे जाएंगे तो एक्सप्रेशन उनका ऑल टुगेदर बदल जाएगा। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अ म्यूटाजेन। म्यूटाजेन नॉर्मली हम बोलते हैं किसी केमिकल को कि दैट हैज गॉट द एबिलिटी टू ऑल्टर और चेंज द डीएनए, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज अ म्यूटाजेन, एंड दैट वी हैव रिटन ओवर हियर कि म्यूटाजेन इज एनी internal or external factor that has got the ability to modify the DNA molecule or a certain gene, maybe at the level of you can say 1 or 2 nucleotides, or maybe at the level of whole chromosome or whole chromosomal set. So that very substance is called as mutagen. Mutagens क्या करते हैं? वो आप लोगों की एक नॉर्मल जीन में चेंज लाते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप बहुत गौर से ध्यान से सुनें कि जो म्यूटाजेन है वो मेरे एक नॉर्मल जीन के अंदर चेंज लेकर आते हैं। ये वाली चेंज क्या करती है? एक नई वैरायटी प्रोड्यूस करती है, और ये जो मेरे पास नई वैरायटी आती है ये पॉपुलेशन में एग्जिस्ट भी कर सकती है और एलिमिनेट भी कर सकती है और बहुत तेजी से एम्पलीफाई भी हो सकती है, राइट। सवाल ये है कि हम किस पर्टिकुलर चीज को बात कर रहे हैं, मीन जो खराब नहीं है, मीन जो डिजीज कॉज नहीं कर रही। जो डिजीज कॉज कर रही है वो तो एब्नॉर्मेलिटी हो गई ना। हम किसी नॉर्मल जीन की बात कर रहे हैं जिसने सिर्फ एक वेरिएशन प्रोड्यूस की है, किसी स्ट्रक्चर में और फंक्शन में एब्नॉर्मेलिटी या पैथोजेनेसिटी और डिजीज कॉज नहीं की। तो हम बात करेंगे उस पर्टिकुलर जीन को कि जो नॉर्मल है, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिक जीन। लेकिन सवाल यह है कि किसी एक पॉपुलेशन में कितने परसेंट एब्नॉर्मेलिटी आए डीएनए में कि मैं उसे पॉलीमॉर्फिक जीन का नाम दूं? तो आंसर है कि उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन के कम से कम 1% पॉपुलेशन में अगर वो जीन एग्जिस्ट करती है तो हम उसे पॉलीमॉर्फिक जीन कहेंगे। कब? नॉर्मल है, सिर्फ वैरायटी है। अगर एब्नॉर्मल है फिर तो वो डिजीज कॉज कर रही है, उसको हम इस कमरे में नहीं लेकर आएंगे। नाउ अगर म्यूटेशन हो रही है हमारी बॉडी में, तो म्यूटेशन का आगाज कहां से हो सकता है, उसके लिहाज से हमारे पास म्यूटेशंस की 3 टाइप्स हैं। नंबर वन इज कॉल्ड एज हेरिडिटरी म्यूटेशन। इसका क्या मतलब है कि भाई कोई जीन था जो आपकी वालिदा मोहतरमा में या आपके वालिद साहब में ही खराब था, तो जब उन लोगों ने आप लोगों को प्रोड्यूस किया तो वो इंफॉर्मेशन उनके वजूद से आपके वजूद में आ गई। मिसाल के तौर पे अगर एक फादर भी डायबिटिक है और मदर भी डायबिटिक है, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी या चांस शायद 100% हो जाता है कि जो अपकमिंग जनरेशन है, जो बेबी है, वो भी क्या होगा? डायबिटिक होगा, राइट। बिकॉज कि 2 रिसेसिव जीन्स बेबी में इकट्ठे होंगे तो वो बाय बर्थ डायबिटीज का शिकार होगा। तो ये एब्नॉर्मेलिटी उस बच्चे को इस वजह से मिली है कि दोनों पेरेंट्स एक डिजीज का शिकार थे। तो ये कहलाएगी एक इनहेरिटेबल म्यूटेशन जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रहती है। लेकिन एक और सोर्स भी है हमारे पास म्यूटेशन, दैट इज कॉल्ड एज द de novo म्यूटेशन। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब आइडिया स्टूडेंट्स ये है कि फादर इटसेल्फ बिल्कुल ठीक है, उनके अंदर कोई एब्नॉर्मेलिटी नहीं है, मदर इटसेल्फ बिल्कुल ठीक है, उनमें कोई एब्नॉर्मेलिटी नहीं है। अब उनके बॉडी से प्रोड्यूस होने वाले गैमेट्स मींस टू से, चाहे वो स्पर्म है या एग है, वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि जब ये दोनों चीजें आपस में मिली तो हमने इसको नाम क्या दिया? फर्टिलाइजेशन, राइट। तो एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन एक जाइगोट प्रोड्यूस हो गया। अब अगर राइट आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट अगर कोई चेंज आती है तो हम इसे बोलेंगे de novo, अ न्यू। de novo का मतलब क्या होता है हमारे स्टूडेंट्स? अ न्यू। अब एक नई म्यूटेशन क्रिएट हो गई है तो इसे हम लोग क्या नाम देते हैं? de novo म्यूटेशन।
कॉमन सेंस है। अगर ये म्यूटेशन फर्टिलाइजेशन के बाद हुई है तो इस पर्टिकुलर एक सेल से जितने भी सेल्स बनेंगे उन सब के अंदर ये म्यूटेशन भी नजर आएगी, तो ये म्यूटेशन भी पूरी लाइफ उस ऑर्गेनिज्म के साथ रहेगी। लेकिन अब मेरे पास एक थर्ड किस्म की म्यूटेशन है जिसे हम नाम देते हैं एक्वायर्ड म्यूटेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपके फादर भी बिल्कुल ठीक थे, मदर भी बिल्कुल ठीक थी, फर्टिलाइजेशन भी परफेक्ट हुई, आपकी जो बर्थ है वो भी परफेक्ट हुई, लेकिन आप दुनिया में तशरीफ लाने के बाद किसी ऐसी चीज को फेस कर गए जो हमने यहां लिखी हैं, तो अब म्यूटेशन की जो कॉज है, जो डीएनए में ऑल्ट्रेशन की कॉज है, ना तो वो आपके पेरेंट्स है, ना वो गैमीट है, ना वो डेवलपमेंट है, बल्कि अब इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट था जिसने आप में चेंज लाई, तो ये कहलाएगी एक्वायर्ड म्यूटेशन। राइट? आप फिर देखेंगे कि म्यूटेशन को हम फर्दर किस किस बेस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो उसके लिए वी हैव टू जंप टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस, किस तरह की, कि वो किस वजह से बन रही। तो मेरे पास म्यूटेशन की स्टूडेंट्स दो टाइप्स हैं। एक तो ये है कि अगर उसकी वजह कोई अंदरूनी फैक्टर है, मिसाल के तौर पर मुमकिन है माइटोटिक अपरेटस सही डेवलप नहीं हुआ, मियोटिक अपरेटस सही डेवलप नहीं हुआ, मेरी बॉडी में कोई एंजाइम सही नहीं बना, तो अगर इंफॉर्मेशन या उस पर्टिकुलर म्यूटेशन की कॉज कोई इंटरनल फैक्टर है तो हम लोग उसे नाम देते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। लेकिन अगर इसकी कॉज कोई इंटरनल एब्नॉर्मेलिटी नहीं है बल्कि इसकी कॉज एक एक्सटर्नल फैक्टर है तो हम इसे बोलते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। राइट? अब हम देखेंगे कि कॉज चाहे स्पॉन्टेनियस हो या इंड्यूस हो वो किस किस लेवल पे अफेक्ट कर सकता है। तो पहले डिस्कस हुआ, आपके साथ दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि वो अफेक्ट कर सकता है एट द लेवल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। अगर वो न्यूक्लियोटाइड के लेवल के ऊपर अफेक्ट कर रहा है तो हम उसे नाम देंगे पॉइंट म्यूटेशन। यू नो कि न्यूक्लियोटाइड का नंबर एक भी हो सकता है और एक से ज्यादा भी हो सकता है। आई गेट माय पॉइंट? फॉर एग्जांपल म्यूटेशन की फर्दर कितनी टाइप्स हो सकती हैं? नंबर वन इज डिलीशन। मेरा ख्याल है कि अब आप जिस दौर में जी रहे हैं आपके लिए लैपटॉप और टैब्स और यू कैन से इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसमें डिलीट के टर्म आप समझते हैं, यानी कि आप लोगों के पास एक नॉर्मल जीन सीक्वेंस था, हम इसी को एज अ स्टैंडर्ड यहाँ यूज़ कर रहे हैं जो आप लोगों की बुक में गिवन है। ATT मीन्स एडेनिन थाइमीन, थाइमीन एडेनिन गुआनिन, साइटोसिन साइटोसिन थाइमीन, थाइमीन एडेनिन। राइट? अब अगर इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में से मैं एक चीज को गायब कर देता हूं, से दिस इज टी, और अगर मुझे टी को गायब नहीं करना है, फॉर एग्जांपल मैं यहां से इस ए को रिमूव कर देता हूं, राइट? कोई एक, एनी वन, अगर में से मैं कोई एक न्यूक्लियोटाइड को गायब करता हूं यहां से, तो यू नो व्हाट इज इट्स कॉन्सिक्वेंस, नतीजा क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स? जरा बात को गौर से सुनिएगा। आपको पता है कि हमारे डीएनए में जो कोड रीड होता है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में होता है। पहले मैंने इसको रीड करना था इस फॉर्म में, ये वाला 3, फिर उसके बाद ये वाला कोड, फिर उसके बाद ये वाला कोड, फिर ये वाला ट्रिपलेट और फिर ये वाला ट्रिपलेट। लेकिन अगर मैंने यहां से इस पर्टिकुलर ए को रिमूव कर दिया है तो पहला अमाइनो एसिड जो इस ट्रिपलेट से कॉल होगा वो तो ठीक होगा, लेकिन उसके बाद फ्रेम शिफ्टिंग हो जाएगी। हमारा जो रीडर है उसने हमेशा 3 को ही पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि वो इस 2 को पढ़ के फिर इस 3 को नॉर्मल पढ़ना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं है, बल्कि अब यहां पे इस तरह की रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यू नो माय डियर स्टूडेंट्स कि इसके रिजल्ट में पहले AGC के रिजल्ट में कॉल होने वाला अमाइनो एसिड डेफिनेटली GCC के कॉल होने वाला अमाइनो एसिड से डिफरेंट होगा। इसके रिजल्ट में जो सारी की सारी प्रोटीन है वो ऑल टुगेदर क्या होगी? डिफरेंट होगी, बिकॉज कि हर एक ट्रिपलेट अब चेंज हो गया है और उसके रिजल्ट में कॉल होने वाला अमाइनो एसिड भी बदल गया है। इसे हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इट इज मोर डिलीटरियस, ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। फिर हम चलते हैं अगली टाइप ऑफ म्यूटेशन पे जिसे हम नाम देते हैं इंसर्शन। अब इंसर्ट करना भी आपको पता ही है, अगर आपको डिलीट करने का पता है तो आपको इंसर्ट करने का भी पता है, बिकॉज ये दौर ये मल्टीमीडिया का दौर है। तो इंसर्ट का मतलब यह है कि वी आर गोइंग टू ऐड वन मोर न्यूक्लियोटाइड एट एनी पॉइंट इन दिस पर्टिकुलर जोन। अब फॉर एग्जांपल हमने डेलिबरेटली थोड़ा लेट इस पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया, दैट इज कॉल्ड एज एडेनिन। यू कैन सी द सेम
सीक्वेंसेस हियर, इसमें कोई चीज नहीं आ रही, लेकिन यहां पर हम लोगों ने AGA के दरमियान में समवेयर हियर यहां पे एक और न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर दिया एंड दैट न्यूक्लियोटाइड इज A। अब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, पहले हमने पढ़ना था AGA, अब हम क्या पढ़ रहे हैं AAG। पहले हमने पढ़ना था क्या AG, पढ़ा जा रहा है AAG। पहले हमने पढ़ना था फॉर एग्जाम्पल GAA, अब हम पढ़ रहे हैं AAC। पहले यहां पढ़ रहे थे ACT, अब ये खाली टी फारिग बच गया। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं एक न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दूंगा तो जिस पॉइंट पर न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा उसके आगे वाले तमाम की तमाम अमीनो एसिड का मतलब भी बदल जाएगा। तो ये वाली म्यूटेशन भी काफी खतरनाक साबित हो सकती है। फिर हम चलते हैं स्टूडेंट्स आखिरी टाइप की म्यूटेशन पे, जिसे हम बोलते हैं बेस सब्स्टिट्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय बेस? ये बेस है हमारी नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, राइट। यहां पे हमने क्या किया है कि लुक एट दिस पर्टिकुलर नॉर्मल सीक्वेंस कि यहां पे T प्रेजेंट था, यहां पर भी T ही प्रेजेंट था। अब मैंने ना तो कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड किया है ना ही माइनस किया है, बल्कि यहां पे मैंने इस पर्टिकुलर थाइमीन को बदल दिया है बाय मींस ऑफ एडेनिन। अब न्यूक्लियोटाइड कम नहीं हुए, बड़े नहीं हुए, अब फ्रेम शिफ्टिंग नहीं होगी। हाँ, ये जरूर होगा कि जिस तरीके से हमने बाकी न्यूक्लियोटाइड्स को पढ़ा था वही तरीका हमारे पास चलता रहेगा, सिर्फ और सिर्फ फर्क ये आएगा कि यहां पे एक अदद अमाइनो एसिड चेंज हो जाएगा। और इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज हीमोग्लोबिन। आपको पता है कि हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 574 अमीनो एसिड, और उस 574 अमीनो एसिड में से अगर सिर्फ एक अमीनो एसिड खराब हो जाएगा, दैट इज समवेयर हियर, इट शुड बी CTT, और अगर ये CTT रिप्लेस हो जाती है CAT के साथ, तो अब CTT ने कॉल करना था ग्लूटामीन और अब कॉल हो रहा है वैलिन। और ग्लूटामीन और वैलिन के चेंज होने की वजह से एक अच्छा खासा नॉर्मल ऑर्गेनिज्म एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन को रखेगा और इसे हम बोलते हैं सिकल हीमोग्लोबिन। और आपको पता है कि इस पर्टिकुलर हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, और जो मेरी एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जिसे हम नाम देते हैं सिकल हीमोग्लोबिन, इस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा कम है और शायद ये अपनी जिंदगी की सारी बहारें नहीं देख सकेगा। तो कहने का मकसद ये हुआ कि चाहे हम न्यूक्लियोटाइड को ऐड करें या माइनस करें या बदल दें, इन सारों की वजह से बड़े ही खौफनाक किस्म के नतीजे सामने आ सकते हैं। फिर दूसरी टाइप की म्यूटेशन हमारे पास कहलाती है मेगा म्यूटेशन, दैट इज कॉल्ड एज अ क्रोमोसोमल एबेरेशन। अब क्रोमोसोमल एबेरेशन पहले लेवल पे क्या हो सकती है कि भाई क्रोमोसोम का नंबर जितना होना चाहिए था उतना ही रहे। फॉर एग्जांपल अगर आप ह्यूमन बीइंग है तो 46, अगर चिंपैंजी है तो 48, अगर आप फॉर एग्जांपल अनियन है तो 8, ड्रोसोफिला है तो 8। क्रोमोसोम का नंबर नहीं चेंज हुआ, लेकिन उस पर्टिकुलर क्रोमोसोम में अगर मैं किसी लॉकस पे जीन की बात करूं तो वो जीन या तो गायब हो सकती है या वही बात है और ऐड हो सकती है या अपनी जगह बदल सकती है या अपने इफेक्ट को चेंज कर सकती है। तो इसी को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। दोज आर कॉल्ड एज द क्रोमोसोमल एबेरेशंस एंड दे आर ऑफ द 4 टाइप्स। पहली टाइप क्या है? डिलीशन हो जाए। ऐसा करते हैं कि एक मोटी सी मिसाल लेते हैं। यू नो इट इज नॉट ट्रू इन ट्रू सेंस। एक क्रोमोसोम पे तो हजारों जीन हो सकते हैं, हमने अपनी सहूलत के लिए यहाँ पे सिर्फ 6 जीन लगाए हैं, ABCDEF। लुक एट दिस, क्या यहां पर बी है? तो डेफिनेटली आंसर इज नो। अब अगर यहां पे बी नहीं है तो दैट वेरी जीन इज मिसिंग। इस पर्टिकुलर जीन के मिस होने की वजह से मुमकिन है वो वाला एंजाइम ही ना बने जो बॉडी में बनना चाहिए था और हम किसी एक एब्नॉर्मलिटी को फेस कर सकते हैं। राइट, मिसाल के तौर पे अगर फिनाइल कीटोयूरिया की बात की जाए तो उसमें जो एंजाइम है वो बॉडी में अगर नहीं होगा तो ऑर्गेनिज्म विल सफर फ्रॉम फिनाइल कीटोयूरिया एंड he is going to excrete some black urine। दूसरा क्या हो सकता है? इन्वर्शन। इसका क्या मतलब है? लुक एट द सीक्वेंस ABC। ये था मेरे पास एक नॉर्मल सीक्वेंस, क्या यहां पर भी ABC है? तो आंसर इज नो, यहां पर हो गया है ACB। यानी कि ये जो फ्रेगमेंट था ये उलट के लग गया।
ये वाला फ्रेगमेंट उलट के लग गया, अगर ये वाला फ्रेगमेंट उलट के लगेगा तो जाहिर है क्या हो सकता है। इसके मैं मिसाल आमतौर पे इस मिसाल से देता हूं कि मैं कह रहा हूं रुको नहीं जाओ, फिर मैं बोल रहा हूं रुको नहीं जाओ। एक कॉमा की पोजीशन ने इन दो सेंटेंसेस का मीनिंग ऑल टुगेदर बदल दिया। सेम इज द केस हियर, जब मैं इस फिक्रे को भी, इस पर्टिकुलर चीज को भी रीड करूंगा तो उसके रिजल्ट में भी बहुत सिवियर किस्म के एब्नॉर्मलिटीज आ सकती है। अब हम चलते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या मतलब हुआ, इस पर्टिकुलर जीन ने अपनी पोजीशन बदल ली। लोकेशन से निकला है ट्रांस में बदल लेना। तो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर कि यहाँ पे हमें सी जी नजर नहीं आ रहा, बल्कि ये वाला सीन वन वे और द अदर। ये एग्जांपल ठीक नहीं है वैसे, लेकिन आपको समझाने के लिए लिखी है लोगों ने यहाँ पर कि सी जीन यहां से जंप करके यहां चला गया। अगर जीन अपनी पोजीशन बदल लेता है तो हम इसे ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। रिमेंबर माय डियर स्टूडेंट्स कि ये वाला काम इंट्रा क्रोमोसोमल बहुत रेयर होता है। ये इंट्रा जीनोमल हो सकता है कि पूरे जीन में, पूरे के पूरे सेट ऑफ क्रोमोसोम में कोई जीन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मायोसिस क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर माइग्रेट कर जाए। और इसकी वजह आपको पता है ट्रांसपोशंस भी हो सकते हैं, जो एक जीन को उठा के किसी दूसरी जगह पर ले जाकर उसके एक्सप्रेशन को ऑल टुगेदर चेंज करवा सकते हैं। तो ये कहलाएगी हमारे पास ट्रांसलोकेशन। नाउ लुक एट दिस, इट इज वेरी सिंपल फॉर यू। यहां पर क्या हुआ, ए बी बी सी डी ई एफ। इसका क्या मतलब है कि यहां पर एक बी जीन और ऐड हो गया है। यहां पे जीन ने अपनी कॉपी बनाई और उसे अपने बिल्कुल साथ ही रख लिया। अगर ऐसा हो तो हम उससे डुप्लीकेशन का नाम देते हैं। अगर तो काम की चीज हो तो हम बहुत हैप्पी होंगे। मिसाल के तौर पे अगर ये कोई प्लांट है और ये प्लांट में फूड की प्रोडक्ट का जीन है तो हम तो बहुत खुश होंगे, भाई हमारे प्लांट में फूड का प्रोडक्ट बढ़ गया है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एजिंग का जीन हो, ये एक ऐसा जीन जो इंसान को बूढ़ा कर रहा है, तो फिर ये जीन ज़ाहिर है हमारे लिए डिलीटरियस होगा और कोई भी ऑर्गेनिज्म बहुत तेजी के साथ अपने बुढ़ापे की तरफ मूव कर जाएगा। तो दे हैव गॉट सम पॉजिटिव इफेक्ट्स एंड दे कैन हैव सम बैड इफेक्ट्स। अब हम आगे चल के देखते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास क्रोमोसोमल नंबर में क्या क्या चीज आ सकती है। उसके लिए वी हैव टू मूव टू द लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड। माय डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस्ड डिलीशन। हम डिलीशन डिस्कस कर चुके हैं, डिलीशन क्या थी। वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज इन्वर्जन, वी हैव डिस्कस्ड ट्रांसलोकेशन, वी हैव डिस्कस्ड डुप्लीकेशन। चूंकि ये क्रोमोसोमल एलिमिनेशन के आर्टिकल में ही आ रहा था तो मैंने इसको यहां लिखा ताकि आप उनको आपस में मैच कर सके। तो पहली बात क्या थी, क्रोमोसोम में एक पीस, एक सेगमेंट, एक लोकस डिलीट हो सकता है, उलट के लग सकता है, जगह बदल सकता है और डुप्लीकेट हो सकता है। लेकिन इस सारे केस में भी जो क्रोमोसोम का नंबर है वो चेंज नहीं हुआ। लेकिन जो सेकंड कैटेगरी हम क्रोमोसोमल एबरेशन की पढ़ रहे हैं, इट इज रिगार्डिंग क्रोमोसोमल नंबर। अब क्रोमोसोमल नंबर भी दो लेवल पे ऑपरेट कर सकता है, इंडिविजुअल लेवल पे। यानी कि अगर आप ह्यूमन बीइंग है और आपके पास 46 क्रोमोसोम है तो उसमें से एक क्रोमोसोम कम हो सकता है। आपको पता है कि हम इंसानों का नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n कितना है, जाहिर है 46। तो अगर हम 46 में से एक माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा, 45। अगर आपके टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम को निकाल दिया जाए तो फिर आप जिस डिजीज को फेस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज अ मोनोसोमी, राइट। अदर वन इज नलीसोमी। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब आप लोग माइटोटिक और मियोटिक एपरेटस बना रहे थे तो वहां पे हो गई एब्सोल्यूट नॉन डिस्टिंक्शन, राइट। अगर हम इसकी डायग्राम ड्रॉ करें तो कोई मुश्किल सी बात नहीं इसको ड्रॉ करना भी। इट इज समथिंग लाइक इट, राइट। और इस पर्टिकुलर सेल में यहां पे क्या प्रेजेंट है, जाहिर है स्पिंडल फाइबर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट मायोसिस और माइटोसिस व्हाटएवर। और यहां पे क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स। लुक एट दिस, राइट। ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स हैं और ये क्रोमोसोम नॉर्मल केस में इक्वली डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि आधे क्रोमोसोम इस तरफ चले जाते हैं और आधे क्रोमोसोम इस तरफ चले जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि इनमें से एक क्रोमोसोम का पेयर एक तरफ चला जाए, समथिंग लाइक इट, अब ये दोनों क्रोमोसोम
इस तरफ मूव कर गए हैं और यहाँ पे अब कोई क्रोमोसोम नहीं है, इस पर्टिकुलर सेल में कोई क्रोमोसोम नहीं है। अगर ऐसा हो कि क्रोमोसोम हो ही ना, तो फिर हम उसे नाम देते हैं नलीसोमी का। अब ये एक गैमेट जिसमें एक क्रोमोसोम नहीं है, अगर ये किसी ऐसे ही गैमेट से मिल जाए जिसमें भी क्रोमोसोम ना हो, तो कंडीशन कहलाएगी हमारे पास 2n-2, और उसके रिजल्ट में जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, 44। बहरहाल चाहे मेरे पास मोनोसोमी है या मेरे पास नलीसोमी है या मेरे पास ट्राइसोमी है या टेट्रासोमी है, इन सब की कॉज एक ही फिनोमेना है, एंड दैट वेरी फिनोमेना इज कॉल्ड एज नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन, आमतौर पे डिसजंक्शन होता है, चीजें टूट जाती हैं, क्रोमोसोम टूट जाते हैं बिल्कुल सेंटर से, और आधे क्रोमोसोम इधर चले जाते हैं और आधे क्रोमोसोम इधर चले जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो उसके रिजल्ट में नलीसोमी हो सकती है या फिर ट्राइसोमी हो सकती है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह माय डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पर्टिकुलर सेल, क्या इस सेल में अब एक क्रोमोसोम बढ़ नहीं गया? तो आंसर इज यस। यहाँ पे एक क्रोमोसोम नहीं है, यहाँ पे इस तरफ 3 है, तो यहाँ पे 5 हो गए, 1 2 3 4 5। यानी कि अगर इस पर्टिकुलर स्पर्म की बात की जाए या इस पर्टिकुलर एग की बात की जाए, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम अब 23 नहीं है बल्कि 24 हैं। तो जब इस 24 नंबर ऑफ क्रोमोसोम के साथ एक नॉर्मल स्पर्म यह कंबाइन करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी 47। इट मींस इट इज 2n+1। तो ये कहलाएगी मेरे पास क्या, ट्राइसोमी। और अगर इस तरह के दो गैमेट आपस में मिलते हैं तो अब नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, 48। तो इट विल बिकम 2n+2। तो जितने क्रोमोसोम ऐड होते चले जाएंगे, जाहिर है उसमें ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, ब्ला 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 चीज आगे बढ़ती चली जाएंगी। अब देखते हैं हम लोग कि अगर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी एक सेट के लेवल पे नहीं आ रही बल्कि सेट्स के लेवल पर आ रही, मीन टू से कि हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि एक सेट में कोई चेंज आई है नहीं, वो सेट बिल्कुल ठीक है। अब हम बात करें कि सेट का नंबर बढ़ा या नहीं। सेट होने चाहिए कितने, गैमेट में 1n, आप लोगों की नॉर्मल बॉडी में 2n। अगर इसमें कोई चेंज आती है तो हम डिस्कस करते हैं इन द लास्ट पार्ट ऑफ द बोर्ड, दैट इज कॉल्ड एज द क्रोमोसोमल एबेरेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेट्स। मोनोप्लॉइडी गैमेट्स में होनी चाहिए, होती है, नॉर्मल है ये। लेकिन अगर एक ऑर्गेनिज्म डाइप्लॉइड है और उसमें मोनोप्लॉइडी हो गई है तो ये जाहिर है एब्नॉर्मेलिटी है। अदर थिंग इज पॉलीप्लॉइडी। इसका क्या मतलब है कि यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोमल सेट्स वो मोर देन नॉर्मल हो गए हैं, और इसकी बेस्ट एग्जांपल हमारी वीट है जहां पे हमारे पास हेक्साप्लॉइडी है, 6 क्रोमोसोमल सेट्स आपस में प्रेजेंट है। अब ये जो मेरे पास पॉलीप्लॉइडी है इसकी फर्दर आगे टाइप्स हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राइप्लॉइडी, यहाँ पे 3 सेट हैं, टेट्राप्लॉइडी में 4 सेट हैं, पेंटाप्लॉइडी में 5 सेट हैं और हेक्साप्लॉइडी में 6 सेट हैं। सवाल यह है कि आखिर अगर नेचर में हो भी रहा है तो या नहीं हो रहा, तो आंसर इस हो तो रहा है, लेकिन आज हम ये वाले काम खुद से भी कर रहे हैं, और इसकी करने की सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि हम इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन की फूड की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना चाहते हैं। ये काम हम कैसे करते हैं, ये हमारी बुक के स्कोप से भी बाहर है। अब हम देखते हैं हमारे स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक जो आपकी बुक का है कि दैट इज व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूटाजेंस। तो म्यूटाजेंस की स्टूडेंट्स मेरे पास 2 टाइप्स हैं, उनमें से को बोलते हैं फिजिकल म्यूटाजन, अदर वन आर कॉल्ड एज केमिकल म्यूटाजेंस। फिजिकल म्यूटाजन जो फिजिकली आके मेरे डीएनए को हिट कर रहे हैं, राइट। उनमें से कौन कौन सी थी, मैंने बोला था आप लोगों से फर्स्ट बोर्ड में कि वो डिफरेंट किस्म की रेज हैं। तो वो रेज कौन कौन सी हो सकती है माय डियर स्टूडेंट्स, एक्स रेज, परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट म्यूटाजन इन द टर्म्स ऑफ रेडिएशन। अब इसको सबसे पहले टीएच मॉर्गन साहब ने इस्तेमाल किया था, और आपको पता है कि हम आमतौर पे ऑर्गेनिजम्स को रेडिएशन से बचाने के लिए लेड शील्ड इस्तेमाल करते हैं। पर्टिकुलरली अगर ये ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रेट मदर के वॉर्म में है और बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल हो गया है डायग्नोसिस विदाउट एक्सरे, तो हम उस पर्टिकुलर वॉर्म के ऊपर लेड शील्ड लगाते हैं ताकि एक्सरेज के साथ इस बेबी के रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स अफेक्ट ना हो। अदर थिंग इज यूवी रेडिएशन। आपको पता है कि इसका सोर्स भी हमारे पास
सोलर लाइट है, हमारी सोलर रेडिएशन के साथ यूवी रेडिएशंस भी आ रही होती। इनके और भी हमारे पास बहुत सारे सोर्स हैं। करते क्या हैं हमारे यूवी रेडिएशंस? ये करेंगी, ये हमारे डीएनए के हीलिक्स को डिस्टर्ब करती, डैमेज करती, सम टाइम वो रेप्लिकेशन के प्रोसेस को भी अफेक्ट कर देती। तो बेहतर क्या है कि ज्यादा देर के लिए इन रेडिएशन से अपने आप को एक्सपोज ना करवाया जाए। पर्टिकुलरली जो हमारे रिसर्च के लोग हैं वो डीएनए को ऑब्जर्व ही यूवी लाइट में कर रहे होते हैं, तो दे शुड ट्राई टू, you can say, have the least exposure to these particular radiations because they can cause a damage to their own DNA. फिर हमारे पास है गैमा रेडिएशंस। ये गैमा रेडिएशंस इस टर्म्स ऑफ एनर्जी सबसे वीक होती हैं। इनका जो सोर्स है वो मेरे पास कॉस्मिक रेज है, और कॉस्मिक रेज हमारे कॉस्मिक सेंटर ऑफ द सन से निकल रही होती हैं। इन्हें हम लोग बैकग्राउंड रेडिएशंस का नाम भी देते हैं। इनके पास मैस कोई नहीं है, बट दे हैव गॉट ग्रेट पेनिट्रेशनल एबिलिटी। तो इस पेनिट्रेशन की वजह से ये हमारी न्यूक्लियोटाइड के बेस लेवल पर जाकर खराबी पैदा कर सकती हैं। इनकी वजह से हमारे क्रोमोसोम ब्रेक हो सकते हैं और हम डिफरेंट किस्म के कैंसर का शिकार हो सकते हैं। ये सारी बातें थी रिगार्डिंग फिजिकल म्यूटेशंस। अब हम बात करेंगे केमिकल म्यूटेशंस की। तो लंबी लिस्ट आपकी बुक में गिवन है। फॉर एग्जांपल फॉर्मेल्डिहाइड, मस्टर्ड गैस, 5-ब्रोमोयूरासिल, एक्रिडीन, कॉल्चिसिन, कैफीन, निकोटीन एंड अदर फूड प्रिजर्वेटिव्स। ये सारी की सारी चीजें केमिकल्स हैं, और ये सारी की सारी चीजें वन वे और द अदर आप लोगों के डीएनए को खराब कर सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा गर्म कॉफ़ी भी नहीं पीनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म चाय भी नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट को तो बिल्कुल अवॉइड कर देना चाहिए, बिकॉज की दो चीज़ें जाहिर हैं हम लोगों को चाय और कॉफ़ी और सिगरेट से ही ऑब्टेन हो रही होती हैं। फूड प्रिजर्वेटिव्स को हम बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं अगर हम प्रिजर्व फूड ना लें, बल्कि हम नेचुरल फूड को लें और वो साफ पानी में पकी हुई हो या कास्ट हुई हो। तो आपको आपकी बुक ने जो लास्ट इंफॉर्मेशन हमें दी है वो ये है कि मस्टर्ड गैस बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज के ये केमिकल वेपन के तौर पर भी इस्तेमाल हुई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर। तो दुआ है कि इतनी सारी एब्नॉर्मलिटीज के अंदर अल्लाह ताला हम लोगों को बहुत सेहतमंद रखे। और एजिंग का प्रोसेस ज़ाहिर है इनएविटेबल प्रोसेस है, लेकिन हम किसी किस्म की कोई मेंटल फिजिकल एब्नॉर्मलिटी का शिकार ना हो और हमारी आने वाली नस्लें भी इस पर्टिकुलर एब्नॉर्मलिटी से महफूज रहें। आई वॉन्ट टू से यू अल्लाह हाफ़िज़।